प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कहने का मतलब कि अभिक्रियाएं यानी कि रिएक्शन, तो रिएक्शन वे होती हैं जो पदार्थों के गुणों और उसकी संरचना में परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव कर देती हैं, ठीक है, जिनके कारण बदलाव हो जाता है उसकी संरचना या फिर उसके गुणों में। तो इस जो प्रक्रिया को हम अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। पहले होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोई नाभिक जो है जुड़ते हैं इसमें और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें कोई दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इन्हें हम विस्तार रूप से देख लेते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं पहचान बदल जाती है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तथा इस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति और उसकी पहचान, ठीक है, वो बदल जाती है, उस प्रक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है इस प्रक्रम के लिए ही हम जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध से दही बनना, लोहे की कील पर जंग लगना, साबुन बनाना, कोयले का जलना, चूने का बुझना आदि। तो ये सब जो है आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे कि आप देखते हैं दूध जो है वो दही बन जाता है। तो क्यों बन जाता है? इसका कारण है कि उसमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लोहे की कील पर जंग लगना, तो ये भी एक रासायनिक कारण है, ठीक है। तो इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है जिसके कारण उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब उदाहरण है इसके। तो अब हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, यानी कि चेंजेस कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि किसी भी पदार्थ की अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और देखिए गैस का निकलना या फिर उत्सर्जन, गैस का निकलना कहो या फिर गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। और देखिए तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके चार इसके जो हैं परिवर्तन हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, ये चार परिवर्तन हो सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। देखिए जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं जिन्हें हम जोड़ते हैं, ठीक है, और फिर अभिक्रिया करते हैं, तो जो आपका पदार्थ प्राप्त होता है उसे तो हम कहते हैं उत्पाद, और जिनसे हम बनाते हैं, ठीक है, वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने इन दोनों को जोड़ दिया है और फिर इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवा दी है। तो क्या होगा, ये ZnSO4 हो जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O यानी कि जल, ये दो चीज़ों में विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जिनसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। तो ये दोनों आपके अभिकारक बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि
देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके लिए क्या करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम दो या दो से अधिक पदार्थों को या फिर अभिकारकों को मिला देते हैं और एक नया उत्पाद बन जाता है। बट अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इतना पूरा मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हमने एक प्रतीक बना दिया है, यानी कि हर एक पदार्थ के लिए एक निश्चित जो है उन्हें एक अक्षर दे दिया गया है, एक वर्ड दे दिया गया है। जैसे कि मैग्नीशियम तो उसका प्रतीक दे दिया है Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ठीक है, तो यानी कि इसे हमने प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया है, जैसे कि Mg प्लस O2 बराबर क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन ये आपके अभिकारक बन जाएंगे और जो इधर इसका उत्पाद बनेगा, ठीक है, वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम उत्पाद कहेंगे और इसके लिए अभिकारक कहेंगे। ठीक है, आपका अगला टॉपिक आ जाता है रासायनिक समीकरण लिखना। तो राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि अणुसूत्रों और उसके प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं या फिर रासायनिक समीकरण को लिखना कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ZnO प्लस H2O को मिलाया। ठीक है, तो अगर हम इसका पूरा नाम पढ़ना चाहें तो ये जिंक ऑक्साइड होगा, ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगर हम जिंक ऑक्साइड लिखेंगे प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए हमने उन्हें कुछ प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया है, यानी कि उनका एक प्रतीक है उससे यहाँ पर लिख दिया है। तो इन दोनों की जब मिला करके अभिक्रिया करवाई तो ये ZnSO4 प्लस H2O बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। अब हम अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं। जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट एग्जाम्पल से पहले ये समझ लीजिए कि इसमें पूरी बात है परमाणुओं की यहाँ पर पूरी बात की जा रही है। देखिए किसी भी तत्व में परमाणुओं की कोई ना कोई संख्या होती है। ठीक है, अब जब इधर उत्पाद है इधर अभिकारक है, अभिकारकों में जो आपके परमाणुओं की संख्या होगी अगर उत्पाद में वही कम है, ठीक है, तो आपकी वो संतुलित समीकरण नहीं कहलाएगी। हमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके बन जाते हैं MgO, ये आपका कंकाली समीकरण हो गया। देखिए यहाँ पर कंकाली समीकरण क्या होते हैं, कंकाली समीकरण वे होते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि Mg प्लस O2, मैग्नीशियम का यहाँ पर परमाणु 1 है और O2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं। समझिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, बट यहाँ पर देखा जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक एक परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर एक परमाणु ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, जब यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है तो इस प्रकार की समीकरण आपकी कंकाली समीकरण कहलाती है, जिस समीकरण में तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, या फिर कह सकते हो जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। अब देखिए कंकाली समीकरण तो सभी होती हैं, बट उन्हें हम संतुलित समीकरण बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने 2Mg कर दिया प्लस O2, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Mg में, तो यहाँ पर Mg यानी कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो जाएंगे प्लस O2, और देखिए अब ये हो जाएगा 2MgO। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर मैग्नीशियम के
परमाणु हो गए और 2 ही आपके ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 हैं। तो कहने का मतलब इस वाली इक्वेशन में आपके उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणु संख्या समान हो गई है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं। और देखिए अगर आपको ये संतुलित करना अच्छे तरीके से नहीं आया है तो देखिए ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं संतुलित समीकरण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।